तो आज विजयदशमी का पावन पर्व है, बात इसी की करेंगे। आज विजयदशमी है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को मनाने के लिए आज पूरा देश उत्साह और उल्लास में डूबा हुआ है और डूबना भी चाहिए। हर गांव और शहर में छोटे बड़े रावण के पुतले बनाए गए हैं, जिन्हें शाम को राम लक्ष्मण हनुमान के साथ मिलकर दहन करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी हर गांव शहर में दशहरा मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस दशहरा मैदान में होने वाली सतरंगी आतिशबाजी लोगों के आकर्षण का केंद्र होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के WRS कॉलोनी में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। इसके अलावा वे आज कुम्हारी, चरौदा और भिलाई 3 के दशहरा उत्सव में भी शामिल होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में दशहरा मंगाएंगे, यानी महाकाल के चौखट पर जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा आज भोपाल में दशहरा का उत्सव मनाएंगे। इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दशहरा मैदान में राजशाही पोशाक में पूजन करेंगे। दशहरा पर एक दिन के लिए खुलने वाला रायपुर का ब्राह्मणपारा स्थित कांकली मठ मंदिर भी आज खुल गया है। यहां विशेष पूजा अर्चना होगी। वहीं अब से कुछ देर बाद रायपुर में RSS का पथ संचलन भी होगा। तो ये आज के कुछ कार्यक्रम की झलकियां थी जो मॉर्निंग प्राइम में आपने सबसे पहले देखी है और जानी है। तो शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल WRS कॉलोनी में आज दशहरा का पावन पर्व मनाएंगे। और हमारे दर्शक भी अपने अपने स्थानीय जहां पर उनके यहां दशहरा का पूजन होता है वो मनाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 700 साल पुराना मां कांकली मंदिर के पाट आज दशहरा के दिन खुल गए हैं। इस मठ मंदिर के कपाट पूरे साल में एक ही बार यानी आज के दिन दशहरे के दिन ही खुलता है। 13वीं शताब्दी में नागा साधुओं ने तांत्रिक साधना के लिए यहां डेरा डालकर मठ की स्थापना की थी। यहीं पर शमशान था और तालाब में कंकाल यानी अस्थियां प्रवाहित की जाती थी। बाद में यहां मंदिर भी बनाया गया। प्राचीन मठ में आज भी सैकड़ों साल पहले के अस्त्र और शस्त्र रखे हुए हैं। रोशनी से नहाया यह रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके का माता कंकाली का नया मंदिर। इससे सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है माता कंकाली का यह पुराना मठ। करीब 600 सालों से ये परंपरा रही है कि हर साल सिर्फ दशहरे के दिन ही इस मठ के पट खुलते हैं और मां कंकाली दर्शन देती हैं। कहते हैं कि करीब 600 साल पहले कृपालगिरी महाराज कंकाली पारा स्थित नागा मठ में आए थे। उन्होंने ही नागपुर से काली माता की मूर्ति लाकर यहाँ के कंकाली मठ में स्थापित की थी। मठ में नागा साधुओं की संख्या बढ़ती गई, जिसके बाद महंत कृपालगिरी ने कंकाली तालाब की खुदाई कराई और उसके किनारे कंकाली माता का नया मंदिर बनवाया। यहाँ जितने लोग भी आते हैं सभी का जो है मनोकामना पूर्ण होती है माता रानी की दया से। दशहरे के दिन कंकाली माता नए मंदिर से एक दिन के लिए अपने पुराने घर कंकाली माता मठ आती हैं। इस दिन को माता के भक्त उनके मायके आने जैसा मानते हैं। महंत कृपालगिरी के वंशज आज भी मठ में ही रहते हैं। दशहरे पर वे मठ की लिपाई पुताई कर माता की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं। साथ ही माता की चौकी से लेकर अस्त्र शस्त्र की पूजा भी करते हैं। दशहरे का और माता के मैके में मां के दर्शन, भक्तों की भीड़ पूजा भी करेगी और मन्नत भी मांगेगी। आखिर साल में एक बार दशहरे पर ही मां कंकाली अपना आंचल उनके सिर पर जो रखती हैं। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो अगली खबर रायसेन से है। यात्री ने चलती ट्रेन में फांसी लगाई है। निजामुद्दीन मदुरई एक्सप्रेस ट्रेन में खुदकुशी की है। यात्री ने भोपाल से नागपुर का टिकट लिया हुआ था। GRP ने ट्रेन रुकवाकर
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भोपाल से मंडीदीप स्टेशन के बीच का ये मामला है। यानी चलती ट्रेन में एक यात्री ने फांसी लगा ली। निजामुद्दीन मदुरई एक्सप्रेस ट्रेन में खुदकुशी की है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये फेस्टिवल का सीजन है, वो अकेले तो रहा नहीं होगा कोच में, तो फांसी कैसे लगा लिया। कई चीजें हैं, संतोष मालवी बेहतर बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने ही इस खबर को ब्रेक किया है। हमारे संवाददाता हैं, अगली आवाज उन्हीं की होगी। संतोष, बताइए डिटेल में। आपको बता दूं, निजामुद्दीन मदुरई निजामुद्दीन एक्सप्रेस का ये मामला है। कल तकरीबन 5:30 बजे युवक भोपाल से बैठा था, जो नागपुर के लिए जिसने टिकट लिया था। भोपाल से मंडीदीप की दूरी महज 15 से 20 मिनट की है। इसके बीच में ऐसा क्या हुआ कि उसने बोगी में फांसी लगा ली, पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। हालांकि बोगी के जो लोग दूसरे लोगों ने उसको जब देखा तो जीआरपी भोपाल को सूचना दी। सूचना के बाद जीआरपी पुलिस ने उसके शव को मंडीदीप में उतरवाया और पीएम के लिए मंडीदीप अस्पताल में रखवा दिया है। हालांकि युवक की अभी तक देर रात तक शिनाख्त नहीं हो पाई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यानी जिसने फांसी लगाई उसकी अब तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई है, और उसने ये कदम क्यों उठाया ये भी हालांकि जांच का विषय है। अब आपको रायपुर लेकर चलेंगे। रायपुर की खारून नदी में नहाने गया नाबालिग डूबकर बह गया है। अपने 4 दोस्तों के साथ नाबालिग जो है गहरे पानी में उतरने के बाद बहता चला गया। उसके दोस्त देखते रहे लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। लापता बालक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने चश्मदीद और परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की है, उनसे बातचीत भी की है, आपको सुनाते हैं। उरला के पास खारून नदी में बने बेंद्रीकारा डैम में एक नाबालिग डूब गया और वो लगभग 2 बजे से लापता है। हम मौके पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि डैम में किस कदर तेज बहाव है। आप उसकी आवाज भी सुन सकते हैं और ग्रामीण यहाँ पर काफी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो जमा हैं। और हालांकि अभी तक बालक का कोई पता नहीं चल पाया है। 2 बजे बालक लापता हुआ था और उसके साथियों ने लगभग 5 बजे घर पे सूचना दी थी। फिलहाल पुलिस को जानकारी मिली है लेकिन एसडीआरएफ की टीम मौके पे नहीं पहुंच पाई है ढूंढने के लिए। कल सुबह ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, तो हम चलते हैं और परिजनों से बात करेंगे कि घटना क्या है। सर वही हम लोग नहा रहे थे, मतलब 10-15 मिनट आधा घंटा नहा लिए सर। अब वो नहाते नहाते सर जो जहाँ ज़्यादा पानी गिरता था वो मतलब ऐसे करके ऐसे करके जा रहा था सर। तब उसी पे उसका पैर स्लिप कर दिया, मतलब कि काय था पूरा सर, तो उसी में गिर गया सर। फिर हम लोग नहा के निकल रहे थे, फिर उसका मतलब उधर गया तो उसका पाँव फिसला तो उधर गिरा वो, फिर उसके बाद निकला। गाड़ी उड़ी मतलब ला के लोग घर में छोड़ दिए हैं, वैसे छोड़ के जा रहे थे तो दूसरे के लोग बताए हैं कि मतलब उनका लड़का ऐसे हो गया वैसे हो गया, तब इधर मालूम चला है। 3 से 4 घंटा देर से घर वालों को वो ये जानकारी मिली है और इसीलिए शायद एसडीआरएफ भी नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों को सूचना मिल गई है। कैमरा अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो इस खबर पर अपडेट क्या है? एसडीआरएफ की टीम पहुंची या नहीं पहुंची, उसके बारे बच्चे के बारे में जानकारी हुई नहीं करी हुई, ये हमारे संवाददाता स्टार जैन बताएंगे। स्टार, बताइए। शाम की घटना है, उसके बाद अभी तक कल रात के भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन जो नाबालिग मिसिंग है उसकी शिनाख्ती नहीं हो पाई थी और आज सुबह से ही दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा अभी कुछ देर बाद, और एसडीआरएफ की टीम को इसमें डिप्लॉय किया जाएगा क्योंकि पिछले बार भी देखा गया था। यानी ना तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, ना ही बच्चे के बारे में कोई जानकारी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए स्टार जैन आपका। और अब अपने दर्शकों को मनेंद्रगढ़ लेकर चलेंगे इस खबर के बाद। मनेंद्रगढ़ से खबर यह है कि नवरात्रि उत्सव के दौरान चाकूबाजी हुई है। सुरभि पार्क में 2 पक्षों में विवाद हुआ है और इन्हीं 2 पक्षों में चाकूबाजी हुई है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली पुलिस ने 3 को हिरासत में ले लिया है। शराब के नशे में थे हमला करने वाले युवक, शराब के नशे में थे। जो जानकारी हमें मिल रही है वो शराब के नशे में धुत होकर उन्होंने हमला किया है। नवरात्रि उत्सव के दौरान चाकूबाजी हुई है। सुरभि पार्क में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और चाकूबाजी होने लगी। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली पुलिस ने 3 को फिलहाल अपनी कस्टडी में ले लिया है।
और राजधानी भोपाल से खबर है, मैनिट कॉलेज के जंगलों में लगाया गया है पिंजरा। टाइगर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने तेज कर दिया है सर्च अभियान। अब तक वन विभाग को टाइगर नहीं दिखा है। कॉलेज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल टाइगर दिखा था। सबसे पहले IBC 24 ने वो आपको खबर दिखाई थी, बताई थी। अब पिंजरा लगा दिया गया है, लेकिन अभी टाइगर को पकड़ने में वन विभाग ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की है। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कॉलेज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल टाइगर दिखा था और वन विभाग की टीम चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है, पिंजरा भी लगा दी है। कोशिश यही होगी कि उसे बेहोश करके पकड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। ये एक और तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाघ को पकड़ने की पूरी कोशिश वन विभाग कर रहा है, लेकिन अब तक बाघ को पकड़ नहीं पाई है वन विभाग की टीम। और अब आपको ग्वालियर लेकर चलेंगे, चूंकि वहां से भी इंपॉर्टेंट खबर है। कैफे और रेस्टोरेंट में छापा पड़ा है। आबकारी विभाग की छापेमारी कार्रवाई में शराब पीते मिले हैं लड़के और लड़कियां। संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कैफे और रेस्टोरेंट में छापा पड़ा है। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमार की कार्रवाई की है। शराब पीते मिले हैं युवक और युवतियां। संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नासिर, कैफे और रेस्टोरेंट में ये क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, और 3 दिन पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है, तो उसी में कल देर रात ये पुलिस की छापामार कार्रवाई की गई है। ये पफ कैफे और रेस्टोरेंट में छापा मारा। वहां पर युवक युवती है वो शराब पीते मिले, जिसके बाद टीम ने उनको हिरासत में लिया, फिर उसके बाद समझाइश देकर उनको छोड़ दिया। लेकिन इस दौरान जो पफ और कैफे संचालक है जो शराब पिलाने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इससे पहले भी 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये 2 दिन में ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जब ये पफ और कैफे संचालकों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नासिर गौरी आपका। तो अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। रोजगार देने के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। रोजगार देने में, यानी यहां पर बेरोजगारी सबसे निचले स्तर पर है। अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो 0.1% यानी 0.1% बेरोजगारी दर है अपने छत्तीसगढ़ में। देश में अगर बात करें तो 6.43% बेरोजगारी का आंकड़ा है, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा बहुत कम है। 0.1 है बेरोजगारी दर। तो नो डाउट ये गुड न्यूज है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ रोजगार देने के मामले में सबसे अव्वल है। और अब भोपाल लेकर चलेंगे, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल शाम से मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो गया है। भक्त खटलापुरा, प्रेमपुरा, बैरागढ़, शाहपुर, हथाईखेड़ा समेत सभी 7 घाटों पर पहुंचने लगे हैं। आज भी यहां पर बड़ी प्रतिमाओं का क्रेन और जेसीबी की मदद से विसर्जन किया जाएगा, जबकि जो छोटी मूर्तियां होंगी उनके लिए कुंड बनाए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन को लेकर बड़े रूप में चल रहे समारोह कल निकलेंगे, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट भी किया है। घाटों पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने व्यवस्थाएं की है। पानी में किसी को भी उतरने नहीं दिया जाएगा। इन घाटों पर 500 से अधिक अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। और विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, पूरी व्यवस्था कर ली गई है, मैं तो देख रहा हूं आपके बगल जेसीबी, क्रेन वगैरह सब मौजूद है। ये एहतियातन कदम उठाया गया, ये अच्छा है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है, पिछली बार देखिए, कई बार देखिए, तो दुर्घटनाएं होती रहती है। उसके लिए प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। प्रेमपुरा घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन आज यहां शुरू होगा। हालांकि बैरागढ़ जो भोपाल का उपनगर है, जहां
कल दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ, लेकिन भोपाल में आज दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू होगा, चल समारोह निकलेगा। व्यवस्थाएं जो है नगर निगम और जिला प्रशासन की चाक चौबंद हम दिखाएंगे दर्शकों को। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो 3 क्रेन यहाँ पर लगाई गई है और इन क्रेन के जरिए जो माँ दुर्गा की, माँ काली की प्रतिमाओं को इस तालाब में उतारा जाएगा और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें तैनात है और इन टीमों के जरिए यहाँ पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी मॉनिटरिंग होगी और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे एहतियात के तौर पर कहा जाएगा कि वो मूर्ति विसर्जन के स्थल पर न जाए, क्योंकि पूरी बैरिगेटिंग आप देख सकते हैं, पूरी बैरिगेटिंग करके रखी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। और प्रेमपुरा घाट पर आने वाला जो मार्ग है वो आज दोपहर जैसे ही प्रतिमा चल समारोह यहाँ पर शुरू होगा, जो मार्ग है वो बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ जो है प्रतिमाओं को यहाँ पर आने की अनुमति रहेगी और जो लोग प्रतिमा के साथ आएंगे वो सिर्फ जो है यहाँ मूर्ति जो है नगर निगम की जो टीम रहेगी उसको हैंडओवर करेगी और ये टीम जो है इन क्रेन के जरिए जो है बड़ी मूर्तियों को सीधे तालाब में जो है उतारेगी। और सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम ने एक और व्यवस्था की है कि मूर्तियों के विसर्जन के बाद जो तालाब के अंदर सफाई की भी व्यवस्था तुरंत की गई है। अंदर जो है मशीनें लगा दी गई है और लोग तैनात होंगे। जैसे ही मूर्तियों का विसर्जन होगा तालाब में सफाई शुरू हो जाएगी ताकि भोपाल जो है वो स्वच्छता के मामले में आप भी बता रहे हैं और आपके कैमरा पर्सन दिखा भी रहे हैं इन तस्वीरों को। नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर आपको लेके चलेंगे। रायपुर में नर्सिंग छात्र के खुदकुशी मामले में एक नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर फीस के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, यानी कॉलेज प्रबंधन पर सब कुछ आ गया है। साथ ही इंसाफ दिलाने की मांग की है। पुलिस की जो जांच है वो कछुए की चाल चल रही है और सवाल इसी पर है हमारा। ये उस छात्र के मृतक कर्म की तस्वीरें हैं जिसने अपने घर वालों का सपना पूरा करने के पहले ही खुदकुशी कर ली। छात्र गौरव सिदार महासमुंद जिले के बसना के अरेकेल गांव का रहने वाला था। जब रायपुर के आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट में गौरव का सिलेक्शन हुआ तो परिजनों के सपनों को 4 चांद लग गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सब सपना ही रह जाएगा। गौरव के पिता गोपाल सिदार के मुताबिक 18 सितंबर को गौरव से बात हुई थी। तब गौरव ने बकाया फीस जमा करने के लिए इंस्टीट्यूट की ओर से दिए जा रहे अल्टीमेटम की जानकारी दी। पिता ने फसल बेचने के बाद पैसे भेजने की बात कही। इस बीच 22 सितंबर को गौरव ने खुदकुशी का घातक कदम उठा लिया। मेरे को लग रहा है कॉलेज की तरफ से कुछ दबाव होगा, उसी कारण क्या हो मुझे तो कुछ तो परेशानी नहीं था। इंक्वायरी होना चाहिए, जो गलती की है उसको सजा मिलना चाहिए, समझा। गौरव सिदार की खुदकुशी मामले में पुलिस जांच की रफ्तार धीमी गति से चलने की वजह से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस को मकान की और शव की तलाशी के दौरान कोई सुसाइडल नोट नहीं मिला है। पुलिस ने गौरव के दोस्त और परिजनों के बयान तो दर्ज कर लिए, लेकिन आज तक कॉलेज प्रबंधन के बयान दर्ज नहीं कर पाई है। इस मामले में छात्र नेता भी कॉलेज प्रबंधन पर फीस के लिए दबाव बनाने की बात कह रहे हैं। वहीं कॉलेज प्रबंधन छुट्टियों का हवाला देकर इस मामले में कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। नहीं, आदर्श नर्सिंग कॉलेज की कहीं न कहीं सोची समझी साजिश के तहत उसे बार बार उसे प्रताड़ित किया गया। उसने इतना बड़ा जो कदम उठाकर आत्महत्या कर लिया, लेकिन आज दिनांक तक पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनके मम्मी पापा और उनके संग जो छात्र रहते थे उनका हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और आगे जो भी तथ्य आएगा, जो भी जांच में जो भी हमको एविडेंस मिलेगा उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि विजय अग्रवाल, डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, कमलेश अग्रवाल और रमेश गांधी जैसे शहर के नामचीन लोग इस नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं। इस बारे में जब हम कॉलेज प्रबंधन का बयान लेने आए हैं, यहाँ पे जब उनका वर्जन लेने आए हैं, तो उनका ये कहना है कि अभी तक उनके 6 तारीख को यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं, उससे पहले वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। फिलहाल पुलिस के पास किसी तरह का कोई सुसाइडल नोट नहीं मिला है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें कई बयान भी लिए, लेकिन जिनके बयान लेने चाहिए उनके बयान अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिससे पुलिस की जांच पर बड़े सवालिया निशान भी खड़ा होता है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। डोंगरगढ़ से खबर है। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में कल देर रात ज्योति कलश विसर्जन के साथ ही नवरात्र पर्व का समापन हो गया। बैगा के पूजा के बाद मां बमलेश्वरी मंदिर की 701 ज्योति कलशों के विसर्जन शोभा यात्रा के साथ निकाली गई।
ज्योति कलशों को सर में रखकर महिलाएं महावीर तालाब के लिए निकली, जिन्हें IBC 24 ने कवर किया और शीतला मंदिर में ऊपर और नीचे के दोनों मंदिरों की मुख्य कलशों की भेंट की। करीब 1 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के बहुत ही कड़े और चाक चौबंद इंतजाम थे। वहीं कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई, कुछ समय के लिए। 6371 ज्योति कलश ऊपर मंदिर में प्रज्वलित किया गया है। 801 ज्योति कलश जो है वो नीचे मंदिर में और 61 ज्योति कलश जो है शीतला मंदिर में प्रज्वलित किए गए हैं। बहुत अच्छे से नवरात्र का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। तो साथ की बड़ी बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, कल फिर इसी समय और इसी वक्त पर मिलते हैं।